बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में। हमारे पास दो थे, एक था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक हमारे पास है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, दो किस्म के होते हैं यहाँ एंडोप्लाज्मिक। एक हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रेटिकुलम, और दूसरा हमारे पास है रफ एंडो दूसरा हमारे पास है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो हमारे पास दो हो गए, एक है हमारे पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब देखो स्मूथ किसे कहते हैं? स्मूथ कहते ये मिसाल की तरफ बिल्कुल क्या सीधा है, स्ट्रेट है, इसको कहते हैं स्मूथ। इसको क्या कहते हैं? स्मूथ। दूसरा हमारे पास होता है इस तरह का शेप। मिसाल ये एक जनरली मैं आपको बताता हूं कि मिसाल के तौर पर आप सीधे स्ट्रेट रोड पे जा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या स्मूथ रोड है। ऐसा रोड आप कच्चे में जा रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है? रफ है। ये तो आम जुबान में आप भी शायद आपने भी सुना होगा कि भाई रफ सरफेस है, रफ एरिया है। इस तरह बहुत से रफ कहते हैं कि भाई जिसमें डॉट्स हों। यहाँ आपको दो चीजें नजर आ रहे होंगे, एक ये आपको नजर आ रहा है एरिया, और दूसरा एरिया ये नजर आ रहा है। तो ये देखो बिल्कुल साफ है, ये क्या है? बिल्कुल साफ एरिया। यहाँ आपको डॉट डॉट्स नजर आएंगे। ये जो डॉट्स डॉट्स इनका नाम है राइबोसोम, और इस पे कोई डॉट्स नहीं है, मतलब इसके पास कोई भी राइबोसोम नहीं है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या है? नो राइबोसोम, नो राइबोसोम्स। और इसमें क्या है? हैव राइबोसोम्स, हैव राइबोसोम। तो इसमें यानी अटैच है राइबोसोम, हैव अटैच्ड। चलो मैं अटैच लफ्ज लिखता हूं, हैव अटैच्ड राइबोसोम। इसमें राइबोसोम अटैच है, इसमें राइबोसोम अटैच नहीं है। दो हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये सेल के किस जगह पे होते हैं? ये सेल के लेट मी रिमूव दिस फर्स्ट। ये हमारे पास क्या है? सेल है, ये न्यूक्लियस है। ऑलमोस्ट न्यूक्लियस के यहाँ से ये शुरू होते हैं, तकरीबन ये कभी कभी यानी ये नेटवर्क होते हैं, यहाँ तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तक आते हैं। नहीं तो ऑलमोस्ट ये इस एरिया में होते हैं, क्योंकि इस एरिया में दूसरे ऑर्गेनेल्स भी मौजूद होते हैं, तो लिहाजा ये इस एरिया में ऑलमोस्ट होते हैं। तो ये नेटवर्क है, ये फैले हुए हैं। जरूरी नहीं है कि बिल्कुल दूसरों के लिए जगह ना हो, दूसरे ऑर्गेनेल्स के लिए भी जगह है, और ये फैले हुए यहाँ तक ऑलमोस्ट, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको क्या कहते हैं पढ़ाया था, ये अभी आपको नजर आ गया सिस्टर्नी। मैंने कहा था माइटोकॉन्ड्रिया का कहता है क्रिस्टी था, और इसका क्या है? सिस्टर्नी। ये जो इसका सरफेस है, इस सरफेस को क्या कहते हैं? इस मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। उसके मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते थे। इसका क्या कहते हैं? इसको सिस्टर्नी इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास दो टाइप के हैं, मैंने अभी बताया, स्मूथ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अच्छा, रफ, अब इसके रफ के ऊपर क्या है? राइबोसोम है। अब नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि राइबोसोम। तो राइबोसोम का काम क्या है भाई? राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। क्या करना? प्रोटीन बनाना। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम लगे हैं, तो ये भी क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, मदद करेगा, ठीक है। यानी प्रोटीन थोड़ा बहुत ये भी प्रोटीन बनाने में मदद देगा।
तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है? लिपिड बनाने में मदद देता है, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में, यानी एक ऐसे ड्रग्स जो सेल के अंदर आए हैं खतरनाक है उनको डिटॉक्सिफाई में असर को जायल करना, असर खत्म करने में ये मदद देता है, हेल्प करता है। अच्छा, इन दोनों का एक कंबाइनली और एक काम है, वो ये है कि एक मटेरियल वेस्ट मटेरियल है, इसको क्या करेंगे पैक करने में, पैक इसको करता है गोल्जी बॉडीज, फिर ये क्या करते हैं इसको देता है, ये इन दोनों को ये इसको आगे ट्रांसफर करने में भी मदद देते हैं, कहाँ तक, यहाँ से उठाकर यहाँ तक लाने में हेल्प आउट करते हैं। ये भी इन दोनों का कंबाइनली काम है। इसका रफ का काम क्या है? प्रोटीन बनाना वैसे, और इनका काम है लिपिड और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना, और मेटाबॉलिक रिएक्शन में कोई थोड़ा बहुत हेल्प आउट भी करने में इनका मदद है, हेल्प करते हैं, लेकिन मेनली इनका ये काम है। और क्या कहते हैं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये तो ज्यादातर चीजें ट्रांसफर करने में भी हेल्प करता है। तो ये था हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, हमारे पास है राइबोसोम। राइबोसोम हमारे पास दो यूनिट्स होते हैं। राइबोसोम हमारे पास क्या है? राइबोसोम के दो यूनिट्स होते हैं, एक है स्मॉल यूनिट, दूसरा हमारे पास इसका क्या है? लार्ज यूनिट है। दो यूनिट हो गए, ये हमारे पास स्मॉल यूनिट है, ये इसका क्या है? लार्ज यूनिट है। दो यूनिट्स हो गए हैं। अब मजे की बात यह कि राइबोसोम भी प्रोकैरियोट्स में भी मौजूद है और यूकैरियोट्स में भी, प्रो और यू दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोट इसमें भी पाया जाता है और इसमें भी पाया जाता है, ये दोनों में पाया जाता है। अब ये आपको नजर आ रहा है लिखा हुआ है अमाइनो एसिड, थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर करो। अमाइनो एसिड भाई ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। क्या होते हैं? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स। और ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ये तकरीबन 500 काइंड्स के हैं, लेकिन काम के तकरीबन 20 काइंड्स हैं, ठीक है। जो 20 अमाइनो एसिड हैं वो काम के, मतलब काम के इसलिए कि ये प्रोटीन बनाते हैं, प्रोटीन बनाने में मदद देते हैं। प्रोटीन खुद क्या एक बायोमॉलिक्यूल है। अब आप स्क्रीनशॉट ले लो इनका। अच्छा, अब मैं आपको मजीद थोड़ा सा इसका डिटेल समझाता हूँ। ये हमारे पास है न्यूक्लियस डायरेक्ट, चलो ये न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस। यहाँ पे ये मिसाल क्या है? राइबोसोम। न्यूक्लियस के अंदर था क्रोमोसोम, क्रोमोसोम्स को आपको अगर याद था तो ये क्या था? डीएनए था। ये डीएनए इस तरह था, आपको याद हो तो यहाँ पे लगे थे न्यूक्लियोटाइड्स, एडेनिन के साथ थायमीन, ग्वानिन के सामने था साइटोसिन, ग्वानिन के सामने क्या था? साइटोसिन। तो ये एक कोड था, मैंने आपको कहा था इस कोड को कहते हैं जीन। अब ये कोड किसके लिए? मुख्तलिफ प्रोटीन बनाने के लिए, आंख का प्रोटीन, नाक का प्रोटीन, कान का प्रोटीन, मुख्तलिफ प्रोटीन, हजारों प्रोटीन बनाने में तो ये जीन होते हैं। अब जो बच्चे हैं वो अपने वालिदैन की तरह क्यों होते हैं? क्योंकि एक ये अपने ये वालिद की तरफ से आता है, तो ये वालिदा की तरफ से आता है। तो ये वैसे बहुत सारे प्रोटीन बनाने के लिए ये कोड होता है। अब राइबोसोम को हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। क्या कहते हैं इसको? फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन इसको कहते हैं। फैक्ट्री में क्या होता है भाई? फैक्ट्री में चीजें बनते हैं, तो राइबोसोम क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। अब कोड कहाँ पे मौजूद है भाई? कोड तो मौजूद है यहाँ पे, बनाता ये है, कोड यहाँ पे मौजूद है। अब डीएनए रेप्लिकेशन एक चीज है, डीएनए रेप्लिकेशन, मैं इतना डेट में नहीं जाऊं तो बेहतर है। ये समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वीडियो अलग बनाऊंगा इसके लिए। तो डीएनए रेप्लिकेशन में एक कोड क्या होता है? जुदा होता है, एक कोड जुदा होता है। किस सूरत में जुदा होता है? एम आर एन ए, जिसको हम कहते हैं मैसेंजर आर एन ए, ठीक है, मैसेंजर। एम स्टैंड फॉर मैसेंजर, आर स्टैंड फॉर
मैसेंजर। मैसेंजर कहते हैं कि भाई पैगाम लाने वाला। अब ये आपको नजर आ रहा है, ये एक कोड है पूरा। देखो आप, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम करूं, देखो आप, ये है गवानीन है। अच्छा, ये यूरेसिल है, ये उसका प्रोकैरियोटिक है। इस वजह से प्रोकैरियोटिक में एक और एडेनिन क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड का इजाफा होता है, जिसको हम कहते हैं यूरेसिल। ठीक है, ये तस्वीर उसका है, वरना वो मैंने पहले नहीं बताया था, वो आपके टॉपिक से आउट ऑफ है। लेकिन ये जो यू नजर आ रहा है, इसको कहते हैं यूरेसिल। चलो आ गया तो मैं अभी यहाँ पे लिख लेता हूँ, यू स्टैंड्स फॉर यूरेसिल। तो ये यूरेसिल होता है थायमीन की जगह। किसकी जगह? थायमीन की जगह यूरेसिल होता है। यानी बैक्टीरिया के अंदर थायमीन नहीं होता है, तो इसकी जगह क्या होता है? यूरेसिल होता है। अच्छा, ये आपको कोड नजर आ रहा है, देखो ये एक कोड है यूरेसिल। यूरेसिल के सामने आपको पता है क्या होगा? थायमीन होगा। आ, और ये हमारे पास, सॉरी, यूरेसिल के सामने होता है एडेनिन। यूरेसिल के सामने क्या होता है? एडेनिन होता है। ये कोड है यूरेसिल, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन। ठीक है, तो ये एक कोड है आपको नजर आ रहा है। ये हमारे पास अब क्या है? एक मैसेज है। ये क्या है? एक मैसेज है। मैसेज किसे कहते हैं भाई? पैगाम को कहते हैं। मैसेज किसे कहते हैं? पैगाम को। पैगाम क्या पैगाम है? कि भाई ये एक कोड है, ये राइबोसोम को बताता है कि भाई आपने इस कोड के मुताबिक एक प्रोटीन तैयार करना है। ये मैं थोड़ा रिमूव करूं, ये बहुत ज्यादा रफ हो गया। ये थोड़ा रफ हो गया सर। ये दोबारा मैं आपको समझाता हूँ। ये रफ होने की वजह से शायद आप कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा, ये क्या है? मैसेज है। ये क्या है? एक मैसेज है जो कि राइबोसोम को मिलता है कि भाई ये जो मैंने आपको कोड दिया है ना, ये कोड, इस कोड के मुताबिक आपने एक प्रोटीन बनाना है। क्या करना है? प्रोटीन बनाना है। हमने प्रोटीन, शायद मैंने आपको समझाया था कि प्रोटीन का जो बिल्डिंग ब्लॉक है या इसकी बुनियाद है, वो है अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड। तो हो सकता है ये सवाल भी आ जाए कि प्रोटीन किससे बना है। तो प्रोटीन बना है अमाइनो एसिड से। तो लिपिड किससे बना है? ये भी आप नोट कर लो, लिपिड बना है फैटी एसिड से। किससे बना है? लिपिड बना होता है फैटी एसिड से, प्रोटीन बना होता है अमाइनो एसिड से। तो ये प्रोटीन बनाने का कोड है। अब यहाँ पे राइबोसोम में होता है ट्रांसफर या ट्रांसलेट, इसको कहते हैं आरएनए। क्या होता है? ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर करने वाला, ट्रांसलेट करने वाला, ये ट्रांसफर आरएनए इन कोड को पढ़ता है। इन कोड को पढ़ता है। पढ़कर यहाँ अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं। यहाँ से अमाइनो एसिड लेगा, जो कोड है उसके मुताबिक यहाँ पे फिट करता जाएगा। क्या करता जाएगा? फिट करता जाएगा। इसके हर एक के सामने एक एक कोड रखता जाएगा। अब ये मुकम्मल क्या हो गए? दो स्ट्रैंड हो गए। क्या हो गए? दो स्ट्रैंड हो गए। अब ये एक प्रोटीन की शक्ल अख्तियार करेगा। ये मुकम्मल एक प्रोटीन बन जाएगा। डीएनए नहीं बनेगा, सिर्फ डीएनए का मैं बना रहा हूँ, लेकिन ये क्या बनेगा? मुकम्मल। ये इस तरह क्या हो जाएगा? चलो मैं दोबारा, इस तरह एक प्रोटीन तैयार हो जाएगा। ये एक प्रोटीन। अब ये मैसेज आया है डीएनए से राइबोसोम की तरफ, वहां पे मौजूद था ट्रांसफर आरएनए। उसने अमाइनो एसिड को उठाते उठाते रखता गया, रखता गया, रखता गया, और ये निकलता गया, ये निकलता गया, बनता गया है। जिस तरह यूं समझे कि आप मशीन के अंदर कोई चीज डालो, हाफ चीज डालो, आप बाहर निकले तो डबल हो जाए। तो ये कोड है, ये इसके अंदर आता है, हाफ आता है, निकलता है, डबल होता है, मुकम्मल होता है।
अब ये आरएनए का सॉरी इसका राइबोसोम का स्मॉल यूनिट है, ये इसका क्या है, लार्ज यूनिट है। अब ये राइबोसोम दोनों में मौजूद है क्योंकि इसमें बाउंड्री की जरूरत नहीं होती है, इसका कोई बाउंड्री नहीं होता है, तो लिहाजा ये किस में होता है, प्रोकैरियोटिक में मौजूद होता है और ये यूकैरियोटिक में भी मौजूद होता है, ये दोनों में पाया जाता है। ये था राइबोसोम। नेक्स्ट हमारे पास है सेंट्रियूल। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन क्या करें, समझाना पड़ता है। ये हमारे पास है सेल। सेल के ऊपर दो वैक्यूल होते हैं, देखो सॉरी सेंट्रियोल थे, वैक्यूल सेंट्रियोल, इसका नाम क्या है, सेंट्रियोल। ये सेंट्रियोल दो होते हैं, ये एनिमल सेल में होते हैं, प्लांट सेल में मौजूद नहीं है। ये एनिमल सेल में मौजूद है, ये प्लांट सेल में मौजूद नहीं है। और ये दो होते हैं, क्या होते हैं, दो होते हैं, ये दो होते हैं। अब हमने पढ़ा था, जब सेल थ्योरी पढ़ा था, तो न्यू सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ये चीज हमने पढ़ा था। अगर आपको याद हो तो हमने ये पढ़ा था कि जो न्यू सेल होते हैं वो आते हैं पुराने सेल से, ठीक है। अब पुराने सेल से कैसे आते हैं, तो ये आते हैं बाय सेल डिवीजन, बाय सेल डिवीजन। ये एक सेल दो में तकसीम होता है, ठीक है, ये एक सेल दो में तकसीम होता है। ये एक लंबा क्या कहते हैं प्रोसेस है, इसको कहते हैं सेल डिवीजन। ये भी 6 क्लास के सिलेबस में नहीं है, ये हम पढ़ेंगे 8 क्लास के सिलेबस में। जब मैं 8 क्लास का वीडियोस बनाऊंगा तो उसमें पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अभी जब सेल डिवीजन होने लग जाते, इसमें होते हैं क्रोमोसोम, हम आपको याद हो तो सेल जब डिवाइड होने पे आता है ना, एक क्रोमोसोम सॉरी सेंट्रियोल यहाँ पे चला जाता है। अब ये जो सेंट्रियोल है ये फेंकते हैं कहते हैं स्पाइनल फाइबर, स्पाइनल फाइबर, स्पाइनल फाइबर क्या धागे होते हैं, ठीक है। स्पाइनल फाइबर क्या करते हैं, ये मिसाल क्रोमोसोम्स है, तो ये सेंट्रियोल का एक है, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको फिर क्या करते हैं, खींचते हैं, ये टूट जाता है, ये इसकी तरह जाता है, इस पोल की तरह जाता है, ये ये इस पोल की तरफ आएगा। और जो दूसरा हिस्सा है मिसाल के तौर पर ये दूसरा यानी ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक। यानी अब ये क्रोमोसोम्स क्या हो गया, आधा हो गया। फिर बाद में जब नया ये फिर अपना कॉपी बनाएगा, क्या करेगा, ये अपना कॉपी बनाएगा, ये अपना कॉपी बनाएगा, ये नया सेल बनाएगा, ये नया सेल बनाएगा, तो दो सेल हो गए, ठीक है। अब क्या हो गए, दो सेल हो गए। अब दो सेल भी हो गए, मजे की बात यह है कि दो सेल भी हो गए, उनमें क्रोमोसोम्स भी मुकम्मल हैं, ठीक है। तो ये जो सेंट्रियोल्स हैं ये सेल की डिवीजन में, किसमें, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं। ये दो होते हैं, ये स्पाइनल फाइबर फेंकते हैं जो कि क्रोमोसोम्स को अपनी तरफ खींचते हैं और सेल को डिवाइड करते हैं। अच्छा, ये होते हैं टोटल, ये तीन की फॉर्म में होते हैं, किसकी फॉर्म में, तीन तीन इसके सिलेंडर होते हैं, तीन सिलेंडर। अब तीन सिलेंडर एक यानी तीन की जोड़ी, एक दो, ये टोटल 9, यानी तीन की जोड़ी, तीन की तीन की जोड़ी होती है। और टोटल जो होते हैं 9 जोड़ियां होते हैं, यानी 9 पेयर्स होते हैं, क्या होते हैं, 9 पेयर्स होते हैं। अगर हम गिनने लग जाएं तो 1 2 3, तो टोटल जो सिलेंडर होते हैं वो 27 सिलेंडर होते हैं इसके। और यहाँ से क्या कहते हैं, स्पाइनल फाइबर निकलेंगे और इसको खींचेंगे अपनी तरफ, ठीक है। सेंट्रियोल के लिए इतना काफी है क्योंकि आपको बुक में इतना डिटेल नहीं दिया, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत डिटेल से समझाने की कोशिश की है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास
क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट असल में होता है प्लास्टिड। क्या होते हैं? प्लास्टिड्स। 3 किस्म के होते हैं। कितने? 3 किस्म के प्लास्टिड्स होते हैं। पहला आता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, तीसरा होता है लीकोप्लास्ट, लीकोप्लास्ट। अच्छा, ये प्लांट सेल में तो है लेकिन एनिमल में नहीं है, एनिमल में नहीं है। प्लांट में तो मौजूद है लेकिन एनिमल सेल में ये मौजूद नहीं है, ये लिख लो। अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर होते हैं क्लोरोफिल। क्या मौजूद होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। क्या होता है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है। अब ये दरख्त होते हैं सब्ज, जिसकी वजह से दरख्त सब्ज नजर आते हैं, सब्ज नजर आते हैं। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि क्या कहते हैं, दरख्त क्यों सब्ज है? तो दरख्त क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की वजह से सब्ज नजर आते हैं। ठीक, अब क्लोरोप्लास्ट ये कलर देता है, डिफरेंट कलर, एक्सेप्ट सब्ज। सब्ज के अलावा जितने भी दरख्त के कलर हैं ये किसकी वजह से होते हैं? ये होते हैं क्रोमोप्लास्ट की वजह से। डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर, जो मुख्तलिफ कलर हैं ये सारा किसकी वजह से है? क्रोमोप्लास्ट की वजह से। अब एक बात ये है कि ये जो प्लांट हैं, प्लांट के ये जो क्लोरोप्लास्ट है ना, ये मौजूद होता है पत्तों के अंदर। आपने अक्सर सुना होगा कि प्लांट के पत्तों के अंदर क्या कहते हैं, खुराक बनता है। क्या बनता है? खुराक बनता है। खुराक कहाँ बनता है? प्लांट के पत्तों के अंदर खुराक बनता है। तो सवाल ये है कि सर्दियों में तो पत्ते नहीं होते लेकिन फिर भी प्लांट तो सही सलामत है, तो उनके असल में जड़ों के अंदर होते हैं लीकोप्लास्ट। लीकोप्लास्ट का काम क्या है? स्टोर फूड। ये क्या करते हैं? फूड को स्टोर करते हैं, जमा करते हैं। जब सर्दियों में पत्ते झड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, तो फिर ये जो क्या कहते हैं स्टोर फूड है ना, यहाँ पे स्टोर्ड फूड, तो प्लांट इसको यूज करता है। क्या करता है? यूज इट। फिर क्या करता है? इसको स्टोर फूड को यूज करता है, जो कि लीकोप्लास्ट ने रूट्स के अंदर क्या किया, या जड़ों के अंदर इसको क्या किया, जमा किया होता है। तो प्लांट क्या करते हैं? इसको इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं सर्दियों में या पतझड़ के मौसम में। ठीक है, तो अब आते हैं टेक्स्ट के स्क्रीनशॉट, बी फास्ट। अच्छा, अब बाकी तो हमारे काम के नहीं है, अभी ये आपको समझाने के लिए मैंने ये सारा चीजें डिटेल से एक्सप्लेन की। अच्छा, एक और चीज मैं यही एक्सप्लेन करूं, ठीक है, तो बेहतर यही रहेगा। ये जो पत्ते के पत्ते खुराक तैयार करते हैं ना, इस अमल को कहते हैं, अमल को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या है, इसका डेफिनेशन अगर आप कहीं पे क्या कहते हैं, किसी ने कोई पूछे तो आप कहो कि फोटोसिंथेसिस एक अमल का नाम है जो कि क्या कहते हैं, दरख्त अपना खुराक बनाते हैं सूरज की रोशनी की मौजूदगी में। ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस। देखो, फोटो है ना, फोटो फोटो कहते हैं लाइट को, फोटो कहते हैं लाइट को, यानी रोशनी को कहते हैं, और सिंथेसिस कहते हैं बनाना। तो सूरज की रोशनी की मौजूदगी में पत्ते अपना खुराक तैयार करते हैं, इस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस। इस बात को सिर्फ याद करो कि सूरज की रोशनी की मौजूदगी में दरख्त अपना खुराक तैयार करते हैं, इस अमल को कहते हैं फोटोसिंथेसिस।
अच्छा, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, वाटर है H2O, वाटर क्या कहते हैं, ऑक्सीजन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड प्लस सनलाइट, ठीक है, सनलाइट, ये जब मिलते हैं तो C6H12O6 बनता है प्लस ऑक्सीजन बनता है। ये ऑक्सीजन क्या करते हैं, यहाँ से निकलता है और पौधे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। क्यों लेते हैं, खुराक बनाने के लिए कार्बन CO2 कार्बन लेते हैं। और पानी भी जरूरी है, ठीक है, खुराक बनाने के लिए इन दोनों का चीजों का होना और सूरज की रोशनी का होना लाजमी। ये जो C6H12O6 है, O6 इसको कहते हैं शुगर या शुगर कहते हैं, ठीक है, इसको या ग्लूकोज भी कहते हैं। शुगर सॉरी ऑलमोस्ट हम इसको ग्लूकोज ही कहते हैं, शुगर नहीं बल्कि ग्लूकोज हम इसको कहते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस के जरिए। ग्लूकोज क्या है, एक ये फूड है। अब यही फूड भाई, ये फूड हम मुख्तलिफ तरीकों से लेते हैं, इसी फूड को हम इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना। हम जो एनर्जी गेन करते हैं इसी से गेन करते हैं। अब एक बंदा कहे कि भाई मैं तो गोश्त खाता हूँ। भाई आप गोश्त खाते हैं, लेकिन आप किसका, बकरी का गोश्त खाएंगे या आप मुर्गी का गोश्त खाएंगे? तो मुर्गी और बकरी ने क्या, बकरी ने या बकरे ने क्या खाया? आप कहोगे कि गंदुम, गंदुम क्या दरख्त है, प्लांट में आता है ना गंदुम भी, तो वो भी क्या है, ग्लूकोज मौजूद है। या आपने क्या, या जो बकरी खाई, बकरी ने क्या, घास खाया, घास क्या है, प्लांट है। तो अल्टीमेटली हम जो अपना खाना लेते हैं, फूड लेते हैं, वो लेते हैं भाई प्लांट ही से लेते हैं। हम अपना खुराक कहाँ से लेते हैं, प्लांट ही से अपना खुराक लेते हैं। मुख्तलिफ तरीकों से हम तक पहुंच जाता है, वो अलग बात है, ठीक। तो प्लांट बनाता है, ये जो हमारा खाना बनाता है वो किसके जरिए बनाता है, फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाता है। लेक्चर लंबा हो गया, पता नहीं मैं कहाँ से कहाँ तक गया, लेकिन समझाना पड़ता है भाई, ठीक है। अब आते हैं दोबारा क्लोरोप्लास्ट की तरफ। ये क्लोरोप्लास्ट से पहले की बातें बहुत लंबी थी, अब जल्दी जल्दी मैं क्लोरोप्लास्ट पढ़ाता हूँ। सिंपल बात है कि भाई क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है फोटोसिंथेसिस, इसके अंदर होता है, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। अब मैंने आपको समझा दिया कि फोटोसिंथेसिस क्या चीज है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस इसके अंदर क्या कहते हैं, खुराक बनता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। क्लोरोप्लास्ट के दो मेंबर होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, दो मेम्ब्रेन होते हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसका अपना डीएनए और क्रोमोसोम्स भी थोड़ा राइबोसोम वगैरह होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको कुछ इस तरह सिक्के नजर आ रहे हैं, ठीक है, इस तरह सिक्के नजर आ रहे हैं। ये जो सिक्का है, एक थे सिक्का, इसको कहते हैं थाइलाकाइट। इसको क्या कहते हैं, थाइलाकाइट, इसको कहते हैं थाइलाकाइट। ये जो पूरा स्टैक है इसको कहते हैं गिरेनम, गिरेनम। ये जितने भी 1 2 3 4 5, ये जो जमा है ना, जमा, जमा को कहते हैं गिरेना, ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा है। तो जमा को क्या कहेंगे, गिरेना। अब थाइलेट क्या कहते हैं, थाइलाकाइट के ऊपर होता है फोटोसिंथेसिस का अमल होता है, और इसका अपना रेस्पिरेशन भी यही पे होता है, तो थोड़ा बहुत सॉरी रेस्पिरेशन इसका अपना, उसके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो इसके अंदर होता है फोटोसिंथेसिस के ऊपर होता है, खुराक बनता है। दो किस्म है, एक डार्क रिएक्शन, एक लाइट रिएक्शन, वो लंबा चौड़ा है। तो ये थारा सारा क्या होता है, थाइलाकाइट में होते हैं। अच्छा, ये जो फोटोसिंथेसिस का अमल है थाइलाकाइट के ऊपर होता है, ये सारा। अच्छा, इनको पकड़ा होता है लेमेला ने, ठीक है, यानी इनको होल्ड किया होता है। अब देखोगे तो ये जो ये है ना, ये या ये होल्ड किया होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, लेमला, किया लेमला कहलाता है, और लेमला इनको क्या करता है, होल्ड करता है। और इसका भी पानी है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया का पानी था, लिक्विड था, पानी नहीं लिक्विड था। इसी तरह क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमने पढ़ा था, और उनका क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड था और माइटोकॉन्ड्रिया का लिक्विड था। इसी तरह क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट का भी अपना लिक्विड है, उस लिक्विड को कहते हैं स्ट्रोमा कहते हैं। 3 किस्म के लिक्विड थे, एक तीसरा क्या है हमारे पास, स्ट्रोमा है।
क्या कहते हैं, साइटोसोल था, मैट्रिक था और स्ट्रोमा। साइटोसोल किसका था? क्लोरोप्लास्ट, सॉरी इसका साइटोप्लाज्म का था। स्ट्रोमा किसका है? क्लोरोप्लास्ट का है। और मैट्रिक क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया का है। ये 3 किस्म के लिक्विड भी है। आई होप आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। और ये कुछ सेल के ऑर्गेनेलीज थे जो कि आपकी बुक में मौजूद थे। वीडियो लंबी हो गई है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप फॉर द बेस्ट, थैंक यू।